मोदी विरोधियों के इंडिया को लगा तगड़ा झटका। योगी के यूपी में निकली विपक्षी एकता की हवा। एक के बाद एक बीजेपी ने दिए सपा को 11 झटके। क्या योगी के आगे दम तोड़ रहा विरोधियों का इंडिया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनके चेहरे पर बीजेपी ने लगातार दूसरी बार लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया और दिल्ली में सरकार बनाई। लेकिन इस बार विपक्षी पार्टियां किसी भी तरह से मोदी को सत्ता में नहीं आने देना चाहती हैं। इसीलिए जो सियासी पार्टियां दिन रात एक दूसरे को कोसा करती थी, आज विपक्षी एकता के नाम पर सभी एकजुट हो गए हैं और इस विपक्षी एकता को इंडिया नाम देकर मोदी से टक्कर लेने चले हैं। लेकिन विपक्षी एकता के इसी इंडिया गठबंधन को भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में ऐसा करारा झटका लगा कि सपाई अखिलेश यादव को 2000 के नोट याद आने लगे हैं। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार देश के हर कोने से तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को रोकने का प्लान बना रहे हैं, जिसके लिए अब तक 2 बैठकें भी हो चुकी हैं और कुछ ही दिनों पहले बेंगलुरु में हुई बैठक में विपक्षी एकता को इंडिया नाम भी दे दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से 2 सियासी पार्टियां शामिल हैं। एक है जयंत चौधरी की आरएलडी और दूसरी पार्टी है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जिसे लगातार 3 चुनावों में मोदी और योगी की जबरदस्त लहर का ऐसा सामना करना पड़ा कि तीनों चुनावों में सपा बुरी तरह से हार गई। और अब इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव विपक्षी एकता वाले इंडिया के दम पर बीजेपी को मात देने चले थे। किसी बीच सोमवार को अखिलेश की नाक के नीचे बड़ा खेल कर दिया। जिन सपाई सिपाहियों के सहारे अखिलेश बीजेपी को टक्कर देने चले थे, वही सिपाही अब बीजेपी के खेमे में चले गए। दरअसल सोमवार को राजधानी लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में 1-2 नहीं कुल 18 दिग्गज नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया, जिनमें से ज्यादातर नेता समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। बीजेपी में शामिल हुए नेता साहब सिंह सहारनपुर से सपा के पूर्व मंत्री, जगदीश सोनकर जौनपुर से सपा के पूर्व मंत्री, अंशुल वर्मा हरदोई लोकसभा सीट से पूर्व सांसद, सुषमा पटेल जौनपुर से सपा के पूर्व विधायक, गुलाब सरोज जौनपुर से सपा के पूर्व विधायक, शालिनी यादव वाराणसी से सपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, जितेंद्र मिश्रा हमीरपुर से सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सत्यपाल यादव हापुड़ से सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, सुनीता यादव हापुड़ से सपा की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, शालिनी यादव हापुड़ की सिंभावली से सपा की ब्लॉक प्रमुख, पीयूष यादव वाराणसी से सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष। बीजेपी के जिन 18 विपक्षी नेताओं को पार्टी में शामिल कराया गया है, उनमें से कुल 11 नेता तो सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही थे, जिनमें से शालिनी यादव तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव भी लड़ चुकी हैं, जबकि अंशुल वर्मा तो साल 2014 में हरदोई से बीजेपी सांसद थे, लेकिन 2019 में बीजेपी छोड़कर सपा में चले गए थे। अंशुल वर्मा की बीजेपी में वापसी हुई है। इतना ही नहीं, वाराणसी के पड़ोसी जिले जौनपुर में तो सपा को तिहरा झटका लगा है। यहाँ से सुषमा पटेल, गुलाब सरोज और जगदीश सोनकर जैसे कद्दावर नेताओं ने सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, जो सपा से विधायक रह चुके हैं। इतने बड़े बड़े नेताओं के सपा छोड़ने के बाद सपाई अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में सपा के पुराने साथियों पर तंज मारा और एक ट्वीट में उनकी तुलना 2000 के नोट से करते हुए कहा, कुछ लोग चले गए 2000 के नोट की तरह। जिस पर केराकत के पूर्व बीजेपी विधायक दिनेश चौधरी ने भी पलटवार करते हुए पूछ लिया, अरे वो छोड़िए, ये बताइए कि कुछ विपक्षी क्यों इकट्ठे हो रहे हैं काले धन की तरह।
सपा बीजेपी के बीच जारी इस तकरार के बीच आपको बता दें कि सिर्फ सपा के ही 11 नेताओं को बीजेपी ने पार्टी में शामिल नहीं कराया है, बल्कि अखिलेश के सियासी साथी और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की पार्टी को भी जबरदस्त झटका देते हुए उनकी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी को पार्टी में शामिल करा लिया गया है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जब सपा और आरएलडी योगी के ही यूपी में अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे, तो क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी को रोक पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उस वक्त तो मोदी और योगी दोनों दिग्गज नेताओं का भौकाल देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या विपक्षी एकता वाला इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में मोदी को रोक पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्षी एकता पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कि देश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, हमारे युवा बड़ी संख्या में पेटेंट करा रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं। स्पोर्ट की दुनिया में मेरे देश के नौजवान छाए हुए हैं, बेटियां कमाल कर रही हैं। ये युवा शक्ति हमारे देश में पहले भी थी, लेकिन इन परिवारवादी पार्टियों ने कभी देश के सामान्य युवा की शक्ति के साथ न्याय नहीं किया। इनकी एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है देश का विकास रोकना, अपने कुशासन पर पर्दा डालना और अपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई को रोकना। अब देखिए, ये जो जमात इकट्ठी हुई है ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है, तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है, तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए, वहां सरेआम हिंसा हुई, लगातार खून खराबा हो रहा है। इस पर भी इन सब की बोलती बंद है। कांग्रेस के, लेफ्ट के अपने कार्यकर्ता वहां खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं ने अपने स्वार्थ में अपने कार्यकर्ताओं को भी मरने के लिए छोड़ दिया है। राजस्थान में बेटियों से अत्याचार हो या परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हो, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परिवर्तन की बातें करके जनता से विश्वासघात करने वाले जब करोड़ों का शराब घोटाला करते हैं, तो ये कुनबा फिर उन्हें कवर देने लग जाता है। इनका कट्टर भ्रष्टाचार उन्हें तब दिखाई देना बंद हो जाता है जब देश की कोई एजेंसी इन पर कार्रवाई करती है, तो उनका टैप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, कुछ हुआ ही नहीं, सब साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। आप तमिलनाडु में देखिए, भ्रष्टाचार के घोटाले के अनेक मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इनके कुनबे के सारे दलों ने पहले ही सबको क्लीन चिट दे दी है। इसलिए इन लोगों को पहचाने रहिए साथियों, उनको जान लीजिए, इन लोगों से सतर्क रहिए भाई बहनों। साथियों, इन लोगों की साजिशों के बीच हमें देश के विकास के लिए
खुद को समर्पित रखना है।